हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा। तो आज हम फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैक्ट्री एक्ट पे बेस्ड हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिनको आप भी मेरी वीडियो के साथ साथ अपने भी एमसीक्यूज़ को टिक करते चलो, ताकि आपकी प्रिपरेशन के बारे में आपको आइडिया लगता जाए कि किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। हम टॉपिक वाइज हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो JKSSB का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके ऊपर हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अब के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम सारों को डिटेल वाइज क्लियर करेंगे, उनके बेसिस पे हम टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आज के जो एमसीक्यू का सेशन रहने वाला है वो फैक्ट्री एक्ट पे बेस्ड है। तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट्री एक्ट जो है वो एक सोशल लेजिस्लेशन है जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ और वेलफेयर जो वर्कर्स के बारे में वो तब बनाया गया था कि वर्क प्लेसेस पे जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि आपके वर्क प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ और उनके वेलफेयर को लेके जो कि सोशल लेजिस्लेशन जो बनाया गया है उसी को फैक्ट्री एक्ट के नाम से कहा जाता है। ये कब बना था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन किसने की थी, ये हम सारा इस वीडियो के डिटेलिंग में पढ़ लेंगे सब कुछ। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट एमसीक्यूज़ पे। हम आज टॉप 20 एमसीक्यूज़ करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको हमारी वीडियोस में दिख जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर रीड आउट करो। और हम पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहले एमसीक्यू में जो हमारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो कब इनैक्ट हुआ था। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1881, 1895, 1897 में या 1885 में। जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो कब इनैक्ट किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 1881। 1881 में जो है इसकी फर्स्ट जो इनैक्टमेंट हुई थी वो हुई थी। फैक्ट्री एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो वर्क प्लेस पे वर्कर्स की कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट्री से अगर आप बोलोगे आप फैक्ट्री से क्या समझते हो, तो फैक्ट्री इज़ अ प्लेस जहाँ पे कोई भी कोई इस प्लेस समझ लो जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे पावर का यूज़ हो रहा है और 10 से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और मिनिमम 12 महीने वहाँ पे काम कर चुके हैं। मतलब 1 साल अगर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर चुका है 1 साल से ज़्यादा टाइम, तो उसको फैक्ट्री का नाम दे दिया जाता है। फैक्ट्री एज इन आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर जा सकते हो, फैक्ट्री कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन आप वर्क प्लेस को लेकर चल सकते हो। तो फैक्ट्री जो है ये जो फैक्ट्री एक्ट ये बनाया गया था, ये एक्ट जो है ये किसी भी फैक्ट्री में एप्लीकेबल हो सकता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 से ज़्यादा वर्कर्स की है। तो ये जो सबसे पहले इसकी इनैक्टमेंट की गई थी वो 1881 में की गई थी। तो आ जाते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड फैक्ट्री एक्ट केम इनटू फोर्स। इनैक्ट तो 1881 में किया गया, इनैक्ट हो गया था 1881 में, बट इसको एग्जिस्टेंस में, इसको कमिंग टू फोर्स में कब लाया गया था। 23 सितंबर 1948 में, 1 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में या 12 सितंबर 1948 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1949 में। इसकी एनैक्टमेंट तो 1881 में हो गई थी, बट इसको एग्जिस्टेंस में, इसको फोर्स में कब लाया गया था, इस्तेमाल में जो मतलब जब से इसकी इनैक्टमेंट इसके फोर्स ला गया था तो तब था 1 अप्रैल 1949। 1949 1 अप्रैल से इसको जो है यूज़ में लाया गया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ अंडर द फैक्ट्री एक्ट इज़ विद। फैक्ट्री एक्ट के तहत जो मेंटेनेंस है एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी फैक्ट्री में कोई एक वर्कर काम कर रहा है तो उसकी हेल्थ के लिए कौन जिम्मेवार होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वेलनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही, एम्प्लॉयर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर या DRBI के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एम्प्लॉयर। जो उन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर रहा है, जो वहाँ का बॉस है, जो वहाँ का सीनियर है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके वर्कर्स की कंडीशन जो है वो अच्छी रहे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर दो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 डिस्कसेस द पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। फैक्ट्रीज एक्ट में पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में डिवाइड की गई थी, किस सेक्शन में जो है पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स के बारे में बताया गया हुआ है। सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में या सेक्शन 11 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 के तहत जो फैक्ट्रीज एक्ट का जो पार्ट है सेक्शन 9, उसमें जो है वो इंस्पेक्टर्स की जो पावर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री इज़ नोन एज। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जिस पे फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैनेजर, ओनर, डायरेक्टर या ऑक्यूपायर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर एक ऐसा पर्सन है जिसका पूरा कंट्रोल जो है वो फैक्ट्री पे रहता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो कोई भी वर्क प्लेस है, तो मैनेजर तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, ओनर भी उसका जो है वो भी उसके ओनर से तो सिर्फ वो वर्क प्लेस लिया गया है, पर उसके पास कंट्रोल थोड़ी है। डायरेक्टर जो है वो भी वहाँ पे एज एम्प्लॉय वहाँ पे फंक्शन कर रहा है। तो ऑक्यूपायर जो है वो इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्यूपायर का मतलब द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो ऑक्यूपायर के पास ही जो है वो फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके तहत इंस्पेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एज पर द एक्ट ए पर्सन हु हैज़ नॉट completed his 15 ईयर ऑफ एज। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत अगर एक इंसान, एक पर्सन जो है उसने अभी तक अपने 15th ईयर ऑफ एज जो है वो कंप्लीट नहीं की हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट, टीनेजर, सी चाइल्ड या डी अडल्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में दी गई है कि वो इंसान जिसने अभी तक अपने 15th ईयर ऑफ एज जो है, अपने 15 साल की एज जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं की हुई है, वो चाइल्ड में ही आता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट मेंशन्ड इन द सेक्शन 89 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। जो फैक्ट्रीज एक्ट की सेक्शन 89 है उसमें ये इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो मेंशन नहीं की हुई है? ऑप्शन ए एथ्रैक्स, बी एस्बेस्टियोसिस, सी फॉस्फोरस या डी निमोनिया? तो फैक्ट्रीज एक्ट की जो सेक्शन 89 है उसमें जो डिजीज़ मेंशन नहीं की हुई है वो है ऑप्शन डी निमोनिया। निमोनिया या ऐसी डिजीज़ जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के आर्टिकल जो सेक्शन 89 है उसमें मेंशन नहीं की गई हुई है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक कर दो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज़ वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। जो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ग्रांट होता है अंडर सब सेक्शन 2, तो वो कितने मंथ के लिए वैलिड रहता है? अगर आप किसी भी पर्पज़ के लिए अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहे हो तो वो कितने मंथ के लिए आपके पास उसकी वैलिडिटी रहती है? 10 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको ग्रांट किया जाता है वो सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी का होता है, मतलब 12 मंथ्स के लिए वो वैलिड रहता है। उसके बाद जो उसकी वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, उसको फिर से दोबारा से बनवाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर दो आप। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक कैन ए अडल्ट वर्क एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एक जो अडल्ट है वो हफ्ते में कितने घंटे का काम कर सकता है? मतलब ये भी आपके जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना उसमें वर्कर्स को लेके, लेबर्स को लेके हर एक चीज़ को प्रीडिफाइन किया गया हुआ है कि उसको काम कितने घंटे का उसका होना चाहिए, उसको अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उसको हेल्थ के रिलेटेड उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, मतलब उसके वर्क प्लेस पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में सब कुछ फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बताया गया हुआ है। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एक अडल्ट को एक वीक में कितने घंटे काम करना चाहिए? वो है 9 आवर्स, 56 आवर्स, 34 आवर्स या फिर 48 आवर्स? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 48 आवर्स। तो एक अडल्ट जो है उसको हफ्ते में 48 आवर्स तक का काम करना चाहिए। ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर दो आप। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड डैश ईयर्स ऑफ एज। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अडल्ट किसको कहा जाता है? जिसने 15 ईयर ऑफ एज अपनी कंप्लीट कर दिए होते हैं, जिसने 16 ईयर कर लिए होते हैं, 17 या 18 ईयर्स का जो हो गया होता है। तो अडल्ट का मतलब ऑप्शन डी, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अडल्ट मतलब जिसने अपनी लाइफ के 18 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसी को अडल्ट कहा जाता है। मतलब अगर आप 18 ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अडल्ट की काउंटिंग में आते हो। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें से आपको 4 लॉज दिए हुए हैं, एक्ट दिए हुए हैं, इसमें से एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ से कनेक्टेड कौन नहीं है? द फैक्ट्रीज एक्ट, ये तो आपको पता है, यहाँ पे तो बताया ही सब कुछ, जो वर्कर है एम्प्लॉय है उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ के बारे में, तो ये तो नहीं है। द माइंस एक्ट, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन सी द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इस जो है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसमें जो है एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर दो।
ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर दो। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने देखा हुआ है। ये द टर्म सबैटिकल इज कनेक्टेड विद, सबैटिकल जो वर्ड है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है? सबैटिकल का क्या मतलब है? पेड लीव फॉर स्टडी, स्टडी के लिए आपको पेड लीव दी जाती है। पेटर्निटी लीव, आप अगर आप मतलब किसी बेबी के फादर हो तो उसकी केयर टेकिंग के लिए आपको जेंट्स को पेटर्निटी लीव दी जाती है। जैसे फीमेल्स को मेटर्निटी लीव दी जाती है, वैसे पेरेंट जो फादर हैं उसको पेटर्निटी लीव दी जाती है, तो उसको बोलते हैं या मेटर्निटी लीव या फिर क्वारंटीन लीव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सबैटिकल का मतलब है पेड लीव फॉर स्टडी। आपको पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी पर्पजेज के लिए पेड लीव दी जाती है कुछ मंथ्स की, तो सबैटिकल इज द करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, सबैटिकल का मतलब पेड लीव फॉर स्टडी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मिसकैरेज अ वुमेन वर्कर शैल बी अलाउड वीक्स लीव फॉर विद वेजेस। मिसकैरेज के केसेस में एक विमेन वर्कर जो है उसको कितने हफ्ते की जो है वो लीव सैंक्शन की जाती है विद वेजेस, मतलब उसकी सैलरी नहीं कटेगी बट इतने वीक्स तक की वो लीव ले सकती है, उसको सैलरी मिलती रहेगी। ऑप्शन ए 12 वीक्स, 6 वीक्स, 4 वीक्स या 24 वीक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 6 वीक्स। तो मिसकैरेज के केसेस में जो विमेन वर्कर है वो 6 मंथ्स की जो है वो 6 मंथ्स की जो है वो पेड वो ले सकती है, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड इज, जो एम्प्लॉयर्स का शेयर है टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड वो कितना है? 8.33%, 12%, 3.67% या 4.75%। तो बड़े लोग यहाँ पे टिक करके आ जाएंगे 8.33% को, बट यहाँ पे वो गलत हो जाएंगे। 8.33 जो है वो ओवरऑल जो फंड है वो होता है, और एम्प्लॉयर्स का जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर का जो प्रोविडेंट फंड जो दिया जाता है उनको, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3.67। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी को आपने टिक करना है, ना कि 8.33 को। 8.33 जो है वो ओवरऑल जो आपका जो फंड होता है वो सेंक्शन होता है, उसमें से जो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड का जो सेंक्शन है वो है 3.67। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनैक्टेड। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो किस ईयर में सेंक्शन हुआ था, इनैक्ट हुआ था? 1948 में, 1976 में, 1923 में या 1967 में? तो आप ऑप्शन ए को टिक कर देना, 1948 में जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को इनैक्ट किया गया था। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ टर्म। सेक्शन जो 2A है एक्ट की, जो फैक्ट्री एक्ट की, वो किस टर्म को डिफाइन करती है? अडल्ट को, अडोलेसेंट को, सी चाइल्ड को या डी कैलेंडर ईयर को? तो जो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 2A है वो किस टर्म को डिस्क्राइब करती है? वो है ऑप्शन ए अडल्ट। उसमें अडल्ट के बारे में मेंशन किया गया है कि अडल्ट कौन है, जो 18 ईयर ऑफ अपने एज का जो है वो कंप्लीट करके गया है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, टू क्लोज डाउन ए फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव डैश डेज नोटिस टू द अथॉरिटीज़। अगर किसी इंसान को, किसी ऑक्यूपायर को अपनी फैक्ट्री को बंद करना है, अपनी इंस्टीट्यूशन को, अपने वर्क प्लेस को बंद करना है, तो उसको कितने दिनों का जो नोटिस है वो हायर अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा? 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ का या 14 डेज़ का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 60 डेज़ का, मतलब उसको 2 महीने पहले का नोटिस जो है वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपनी जो फैक्ट्रीज को है वो शट कर सकता है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इज विद। जो एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ और सेफ्टी होती है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयर्स की, गवर्नमेंट की, ऑल ऑफ द अबव की? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी, एक तो एम्प्लॉयज़ उनके ऊपर भी है, एम्प्लॉयर जो उनको एम्प्लॉय कर रहा है उनके ऊपर भी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन है। आपको ऑप्शन डी पे टिक कर देना है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 शुड बी डैश क्यूबिक मीटर्स। फैक्ट्री एक्ट 1948 जब इनैक्ट हुआ था तो उसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि हर एक वर्कर के लिए जो किसी फैक्ट्री है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक स्पेस जो है वो असाइन की गई है, तो वो कितने क्यूबिक मीटर की होनी चाहिए? 9.9 क्यूबिक मीटर्स, 10.2, 14.2 या 13.2? तो आपको इस पर ऑप्शन सी को टिक कर देना है,
14.2 क्यूबिक मीटर्स। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली हर एक वर्कर को उसके वर्क प्लेस में 14.2 क्यूबिक मीटर्स का जो स्पेस है वो उसको अलॉट होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस फैक्ट्री एक्ट। आई रियली होप कि आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको पता चल गई होगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की जा रही है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बता दो। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर करना मत भूलो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो अभी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं आपके बच्चों के भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नंबर ऑफ वीडियोस आने वाली हुई हैं, तो उसके लिए बेल आइकन को दबा दो ताकि डायरेक्टली आपके जो होम स्क्रीन पे आपको जो नोटिफिकेशंस है वो डायरेक्टली क्लिक कर जाएँ। सो थैंक यू एवरीवन।